नमस्कार साथियों, जहां पर आप सभी लोगों को पता है आज है 7 मई और 7 मई को जहां पर पूरे देश में 94 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। तो जहां पर उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में जहां पर 10 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, तो तीसरे चरण की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर क्या स्थिति है और इस 10 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन कौन कौन सी सीटें जीतने जा रहा है उसको लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जहां पर पहले और दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ और इस तरह से 16 लोकसभा सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान संपन्न हो चुका है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जहां पर आप सभी लोगों को पता है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। जहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार अपने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील कर रहे हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन के जो भी साथी हैं वो लगातार एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन में और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को लेकर, और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ जो 10 लोकसभा सीटें, उन 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी 10 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर आज मतदान संपन्न हो रहा है। तो एक पहली लोकसभा सीट से हम बात करेंगे संभल से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान, बदायूं से आदित्य यादव, आंवला से नीरज मौर्य, बरेली से प्रवीण एरन, मैनपुरी से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, आगरा से सुरेश चंद्र कदम, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार फौजी बाबा। तो ये वो 10 लोकसभा सीटें जहाँ पर आज मतदान चल रहा है। मतदान चलने के साथ ही साथ लगातार जो उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हो रहे हैं, उन मतदान में जहां पर लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन भी जा रहा है। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर आप सभी लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा मतदान होगा उतने ज़्यादा जीतने के चांस अधिक होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज संभल की लोकसभा सीट को लेकर, उसका जाति समीकरण क्या कहता है। तो संभल की लोकसभा सीट जहाँ से जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन इनसे पूर्व यहाँ से शाफिक उल वर्क रहमान साहब वर्तमान समय में सांसद थे 2019 से 2024 तक के बीच में, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ से जिया उल वर्क रहमान जो शाफिक उल वर्क रहमान के पोते हैं, उन पर अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान हो रहा है। यहाँ का जो जाति समीकरण है संभल का, वहाँ पर 50% लगभग मुस्लिम आबादी है, वहीं पर यहाँ पर 40 से 50% हिंदू आबादी भी है। और हम बात करेंगे मुस्लिम आबादी जहाँ पर 50% है, वहीं पर यहाँ पर का जो जाति समीकरण है उस जाति समीकरण में जहाँ पे 10% यादव समाज भी, यानी कि ये 1.5 लाख जो वोट है वो लगभग यादव समाज का भी है। बीजेपी के द्वारा यहाँ से परमेश्वर दयाल सैनी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम बाहुल ये सीट है। ऐसी स्थिति में अगर जो संभल का जो मुसलमान है वो एक तरफा वोट कर देता है यहाँ पर, और यादव समाज का वोट अगर समाजवादी पार्टी के खाते में आता है, तो ये जो सीट है संभल की लोकसभा सीट है, ये एक बार पुनः अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए जाति समीकरण के हिसाब से मुस्लिम समाज जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, जहाँ पर वोट करने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो देखी जहाँ पर वो इंडिया गठबंधन को वोट करने की बातें कर रहे हैं। वहीं पर यादव समाज लगातार समाजवादी पार्टी के साथ देता रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो संभल की लोकसभा सीट है, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है जियाउर रहमान, इनके पक्ष में मतदान होना भी संपन्न है। और मतदान होने के साथ ही साथ ये जो सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे बदायूं की लोकसभा सीट को लेकर। बदायूं की लोकसभा सीट जहाँ से शिवपाल यादव जी के पुत्र आदित्य यादव जी चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले भी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है 2014 में, और उससे पहले धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजयश्री भी प्राप्त की थी। 2019 में कुछ हज़ार वोटों से वो चुनावी मैदान में हार गए थे, लेकिन इस बार यहाँ से अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल यादव जी के जो पुत्र हैं आदित्य यादव जी, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ यहाँ का जो जाति समीकरण है वो यादव और मुस्लिम बाहुल ये सीट है। यहाँ पर लगभग 2,28,000 लगभग यादव समाज का वोटर्स है। वहीं पर
यहाँ पर लगभग 3,75,000 मुस्लिम समाज का मतदाता है। तो जाति समीकरण को देखते हुए जहाँ पर मुस्लिम और यादव समाज का जो फैक्टर है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर 1,75,000 यहाँ पे अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति है। वहीं पर 1.25 लाख में वैश्य एवं ब्राह्मण समाज का वोट बैंक है। लेकिन यहाँ पर जो निर्णायक जो वोट है वो है मुस्लिम और यादव का। जिस तरह मुस्लिम और यादव समाज चला जाएगा वही प्रत्याशी ये जो लोकसभा सीट बदायूं की वहाँ से विजयश्री प्राप्त करेगा। अंत में हम आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन इन 10 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है। अब हम बात करेंगे एटा लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही है, क्योंकि यहाँ से पूर्व में कुंवर देवेंद्र सिंह प्रत्याशी हुआ करते थे 2019 के चुनाव में, लेकिन इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और जाति समीकरण का अखिलेश यादव जी ने ध्यान रखते हुए यहाँ से शाक्य समाज से देवेश शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से देवेश शाक्य चुनावी मैदान में, वहीं पर बीजेपी की तरफ से राजवीर सिंह जी चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है यादव और प्लस मुस्लिम, यानी कि यादव और मुस्लिम बाहुल ये सीट है। वहीं पर यहाँ पर शाक्य समाज का भी बहुत अधिकाधिक वोट बैंक भी है। यहाँ पर जो शाक्य समाज है उसकी भी अपनी एक अलग ही पैठ है। तो जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी ने जो एटा की लोकसभा सीट है यहाँ से देवेश शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देवेश शाक्य, अब ये देखना होगा आगामी समय में जो शाक्य समाज का वोट है वो देवेश शाक्य के खाते में कितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से एटा की लोकसभा सीट से देवेश शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है और लगातार वो चुनावी जनसंपर्क कर रहे, लोगों से भी मिल रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर मतदान हो रहा है। तो उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आंवला लोकसभा सीट को लेकर। आंवला की लोकसभा सीट जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, अखिलेश यादव जी के द्वारा नीरज मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 4 बीजेपी के कब्जे में है और 1 जो है एसपी के कब्जे में है। वहीं पर हम बात करेंगे आंवला की जो लोकसभा सीट है यहाँ पे लगभग 5,50,000 के आसपास यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं पर मौर्य और कश्यप भी लगभग 2.5 लाख वोट बैंक है। मौर्य समाज का और कश्यप समाज का लगभग 2.5 लाख वोट बैंक है यहाँ पे। वहीं पर यहाँ पर यादव जो है वो भी लगभग 2 लाख की संख्या में यादव समाज भी है। एम भाई का जो फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव का जो फैक्टर है वो यहाँ पर निर्णायक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी पक्ष में मुस्लिम और यादव मतदाता चला जाएगा वही प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में जीत जाएगा। तो लगातार चुनावी सर्वे हो रहे, लगातार हर एक सीट का आकलन किया जा रहा है और हर एक सीट पर आकलन करने के साथ ही साथ जो भी आंकड़े हैं वो जनता के बीच में और जो भी श्रोता हैं, जो भी सुनने वाले हैं उनके बीच में रखे जा रहे हैं। आंवला की लोकसभा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन यहां से अखिलेश यादव जी की तरफ से नीरज मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब हम बात करेंगे आगरा लोकसभा सीट को लेकर। आगरा की लोकसभा सीट जहां से सुरेश चंद्र कदम को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं पर बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ कभी 2014-2019 दोनों चुनाव में एसपी सिंह बघेल जीते भी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आगरा की जो लोकसभा सीट है, यहाँ का जो वोट बैंक है उसको लेकर हम जाति समीकरण को लेकर हम बात करते हैं। तो आगरा की लोकसभा सीट पर जहाँ पर दलित और मुस्लिम बाहुल ये सीट है, वहीं पर यहाँ पर बघेल समाज की जो वोट बैंक है वो 1,30,000 है। वहीं पर मुस्लिम समाज 2,70,000, वैश्य समाज का जो वोट बैंक है 3,15,000 है और अनुसूचित जनजाति से भी यहाँ पे 2,80,000 वोट है। तो ऐसी स्थिति में आगरा की लोकसभा सीट से मुकाबला कड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार फौजी बाबा को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, जहाँ पर यह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार धुआंधार तरीके से इन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया। लेकिन इस बार जो फतेहपुर सीकरी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से रामनाथ सिकरवार जो फौजी बाबा उनका जो पक्ष है मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट से, जहां से श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कई बार यहाँ से सांसद रहे और उनकी ये कर्मभूमि जन्मभूमि भी रही है। मैनपुरी के विकास में नेताजी ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। ये पहला समय है जब नेताजी के बिना लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जहाँ पर जनता मतदान कर रही है। यहाँ से अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिम्पल यादव जी चुनावी मैदान में हैं और यहाँ का जो जाति समीकरण है वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं।
मैनपुरी का जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर यादव लगभग 4.5 लाख वोट बैंक यादव है। वहीं पर 3,50,000 जो वोटर्स हैं वो शाक्य समाज के हैं। ठाकुर समाज का जो वोट बैंक है लगभग 1,50,000 है। और वहीं पर मुस्लिम जो मतदाता हैं वो लगभग 1 लाख की संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। तो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, जहाँ पर अभी वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा था किस तरह से वीडियो वायरल की गई, जहाँ पर एक समाज यादव समाज की माताओं बहनों के बारे में असभ्य गालियाँ भी दे रहा है, उस बात का भी असर मैनपुरी की लोकसभा सीट पर पड़ने जा रहा है। और जहाँ पर मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से डिम्पल यादव का पक्ष हमेशा से ही मजबूत रहा है और डिम्पल यादव जी के पक्ष में इस बार भी मतदान होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे बरेली की लोकसभा सीट को लेकर। बरेली की लोकसभा सीट जहां से प्रवीण ऐड को चुनावी मैदान में उतारा गया है, मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। यहाँ की जो टोटल आबादी उसका 1/3 भाग यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता होने के साथ ही साथ लगातार जो बरेली की लोकसभा सीट है चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहाँ पर लगभग 8 लाख के आसपास यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं जो किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में जाएंगे, उसी प्रत्याशी का चुनाव जीतना संभव माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे जो आप लोगों ने देखा है ये 10 लोकसभा सीटें, जहां पर हमने आप लोगों को बताया, जहां पर संभल, फतेहपुर सीकरी, आगरा, हाथरस, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, एटा, आंवला और बरेली, ये वो 10 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर तीसरे चरण में मतदान चल रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है। और जिस तरह से जातीय समीकरण का अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में ध्यान दिया, उन सबको मिलाकर देखा जाए तो हम आपको उन लोकसभा सीटों के बारे में बताते हैं कि जहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संभल की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे मैनपुरी से समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, बदायूं से समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, एटा से समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, आंवला से भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है और बरेली की जो लोकसभा सीट है वहाँ से भी समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तीसरे चरण में जहाँ पर उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहा है उसमें से 2 लोकसभा सीटें आगरा और हाथरस की ऐसी लोकसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएं कि जो ये 10 लोकसभा सीटें हैं, इन 10 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों ये भी राय दें कि जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कितनी सीटें निकालने जा रहे हैं। सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।